हेलो एवरीवन, तो फिर से आप सबका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पे। तो आज आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि बोर्ड है और उसमें लिखा हुआ है इमरजेंसी। इसका मतलब आज का जो टॉपिक है हमारा वो इमरजेंसी से रिलेटेड है। 3 टाइप्स के इमरजेंसी होते हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज मैं आपको नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताऊंगी कि कैसे उसको प्रोक्लेमेशंस किया जाता है, कैसे उसको रिमूव किया जाता है, कब कौन करता है रिमूव, कौन उसको लगाता है, क्या क्या नियम थे, क्या क्या कानून थे जो इसके लिए बनाए गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशंस, इसको देर ना करते। लेकिन उससे पहले इमरजेंसी में जब आपको पढ़ाऊंगी बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाऊंगी जो शायद आपको नहीं पता होगा, और आपको पता है तो अच्छी बात है, आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा कि ज़्यादातर बच्चों को ये पता हो कि इमरजेंसी क्या होता है, कब लगता है, कैसे लगता है। तो देखिए पहले क्या है इमरजेंसी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इमरजेंसी जो है वो पार्ट कितने में है, 13 में है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल कितना होता है, 352 से 360। तो आर्टिकल 352 से 360 होती है। अब ये इमरजेंसी है क्या, देखिए अब ये देखा गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन का सेफ गार्ड, कॉन्स्टिट्यूशन की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस है जब इमरजेंसी लग जाती है तो फंडामेंटल राइट्स हमारा ले लिया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर्स का काम सही से नहीं होता। तो ये सारे चीज जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसको किस तरह से रोका जाए या क्या किया जाए। ठीक है, तो इमरजेंसी में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए इसको देखिए यहां से। तो पहला याद रखिएगा पार्ट 30 में आता है और आर्टिकल होते हैं 352 से 360। नेक्स्ट यहां पे है आपका 3 तरह की इमरजेंसी होती है जैसे मैंने आपको बताया। तो आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी होती है, आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल होता है और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। ठीक है, तो 352, 356, 360 में ये तीनों में ये कौन कौन सी इमरजेंसी होती है मैंने बता दिया। अब इमरजेंसी में होता क्या है, हम जानते हैं कि भारत का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो फेडरल भी है, यूनिटरी भी है। तो जब इमरजेंसी लगती है तो फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है वो यूनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। सारे के सारे मतलब क्या होते हैं, एक हो जाते हैं। जैसे आज अगर भारत और चाइना का, चीन का झगड़ा हो जाए या किसी और देश से भारत की लड़ाई हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, तो सारे क्या होंगे, सब आ जाएंगे भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और सब एक हो जाएंगे। तो हम सब मिलके फिर लड़ेंगे ना। तो वही होता है, फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटी हो जाती है, कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जब फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटी हो जाती है, एक हो जाती है, तो उस वक्त कोई भी अमेंडमेंट करने का जरूरत नहीं होता है। विदाउट फॉर्मल अमेंडमेंट जरूरत नहीं है कि आप आर्टिकल 368 लगाओ, अमेंड करो, उसके बाद आप यूनिटी करो, ऐसा जरूरत नहीं है। क्योंकि इमरजेंसी का मतलब होता है एकदम जल्द, मतलब एकदम क्या इमरजेंसी है आपके लिए, वो जरूरत है। तो उस समय आप इतना बड़ा कंडीशन तो नहीं करोगे कि भैया आर्टिकल 368 पास करेंगे, तब तक तो चीन भारत में घुस जाएगा। तो फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटी बन जाती है और बिना कोई फॉर्मल अमेंडमेंट के। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि फॉर्मल अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशंस में जब इमरजेंसी लगती है, तो आप बोलेगा नहीं। आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता अगर आप फेडरल स्ट्रक्चर से यूनिटी में जाते हो तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल। ऑब्वियसली टाइम के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से भारत फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। जैसे अभी भारत फेडरल है, फेडरल का मतलब क्या है, स्टेट के पास भी पावर है, सेंट्रल के पास भी पावर है। लेकिन जब इमरजेंसी लग जाती है तो सारा का सारा पावर आपके सेंट्रल के पास आ जाता है। ठीक है, तो वो यूनिटरी फीचर्स हो जाती है उस समय। नेक्स्ट 3 तरह के इमरजेंसी होते हैं मैंने बता दिया। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि नेशनल इमरजेंसी जो होती है, क्योंकि हमसे आज नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, तो नेशनल इमरजेंसी किस कारणों से लगती है, क्या क्या रीजन होता है। तो ध्यान दीजिए, नेशनल इमरजेंसी पहले लगता है वार, मतलब कि झगड़ा से। नेक्स्ट लगता है एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन से। ठीक है, मैं बताऊंगी क्या है। नेक्स्ट लगता है आपके आर्म्ड रेलिबन से। ठीक है, और कोशिश कीजिए इसको लिखते जाइए, हर चीज पीडीएफ पे नहीं होता है। मैंने बोर्ड को इसलिए यूज किया है ताकि आपको इजी हो जाए समझना। और रनिंग नोट्स लिखिए, लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। या तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो या पूरा वीडियो एक बार सुन लो फिर उसको लिखो। आर्म्ड रेलिबन। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि नेशनल इमरजेंसी जब भी लगती है तो 3 रीजन के कारण लगती है। या तो वार होता है, झगड़ा, या तो एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है, या तो आर्म्ड रेलिबन हो जाता है। अच्छा, प्रेसिडेंट रूल, जब आर्टिकल 356 लगता है तो प्रेसिडेंट रूल को हम लोग स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं,
कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, याद रखिएगा। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का मतलब होता है नेशनल इमरजेंसी। ऐसा नहीं है। नेशनल इमरजेंसी सिर्फ 3 ही कारण पे लगती है, वो कारण है वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेलिवेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का मतलब है, इसका मतलब प्रेसिडेंट रूल का मतलब है कि ये इमरजेंसी आर्टिकल 356 तभी लगाया जाता है जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते हो। तो जब कोई राज्य सरकार या राज्य फॉलो नहीं करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उस पर लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी नहीं लगता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही छोटी बात है लेकिन याद रखने वाली बात है। बहुत सारे यूपीएससी के मतलब आपको मेंशन होगा स्टेटमेंट कि विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट या नहीं, तो उसमें आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है जब पैसे की फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती है, तब ये लगता है। जैसे साउथ अमेरिका में वेनेजुएला की जो कंडीशन थी, वेनेजुएला जो कंडीशन थी उसकी, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी थी, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, वार मतलब झगड़ा बाहर के लोगों से ही करोगे, भारत और पाकिस्तान, भारत या चीन, किसी से भी। तो वार और एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना। जैसे चीन जो होता है वो बातों बातों में एग्रेसिव हो जाता है, एग्रेशन दिखाता है, जिससे बहुत विवाद हो जाता है चीन और भारत के बीच में। तो वार और एक्सटर्नल एग्रेशन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इमरजेंसी। आर्म रेलिवेंट को इंटरनल इमरजेंसी कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है मैं आपको बताऊंगी अभी। देखिए, इंटरनल इमरजेंसी कहा जाता है, देखिए ध्यान से। यहाँ से क्या था कि पहले जो था नेशनल इमरजेंसी में वार था, एक्सटर्नल एग्रेशन था और इंटरनल डिस्टर्बेंस था। क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। आर्म रेलिवेंट नहीं था। इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब होता है कि आपको ऐसा लगता है कि लोग कानून तोड़ रहे हैं या प्रोवोक हो रहे हैं, तो आप इमरजेंसी लगा सकते हो। आर्म रेलिवेंट का मतलब होता है जब तक विद्रोह ना हो जाए, जब तक लोग कानून हाथ में ना ले ले, आप इमरजेंसी नहीं लगाओगे। देखिए, जब भी इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो लोगों का खत्म हो जाता है, स्टेट के पावर चले जाते हैं। तो इमरजेंसी अच्छी चीज तो होती नहीं है, काम भी खराब होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं सिटीजन ऑफ द इंडिया को। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जनता, मैं आपको बता देती हूँ, जयप्रकाश नारायण, जैसे इंदिरा गांधी ने जब 1975 पे इंदिरा गांधी ने जब नेशनल इमरजेंसी लगाया था, तो उन्होंने कहा था कि जयप्रकाश नारायण जो है वो आर्मी को प्रोवोक कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि आर्मी को अपने हिसाब से काम करना चाहिए, गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं। देखिए, एक बात क्या है कि एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसे यूज किया था। तो इंदिरा गांधी उस समय इंटरनल डिस्टर्बेंस बोल के लगा दिया था उन्होंने, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कल को अगर राष्ट्रपति को लगता है या प्रधानमंत्री को लगता है, जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी, अगर कल को इनको लगता है कि नहीं प्रॉब्लम हो रही है तो इमरजेंसी लगा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए बहुत बड़ा चेंजेस किया गया था और ये बोला गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, ठीक है। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में साफ साफ बोल दिया गया था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया जाए, वहां पे आर्म रेलिवेंट लगा दिया जाए। आर्म रेलिवेंट का साफ साफ यही मतलब होता है कि जब तक विद्रोह हो ना जाए, जब तक आर्मी आ ना जाए, जब तक लोग कानून हाथ में ले ना ले, आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते। सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कि इमरजेंसी लगानी चाहिए क्योंकि लोग ले सकते हैं, प्रिडिक्शन पे बेस पे कोई इमरजेंसी नहीं लगती। दूसरी चीज याद रखिएगा कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, तो इमरजेंसी लगाने का जो राइट होता है वो आपके प्रेसिडेंट के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है, प्रधानमंत्री के पास नहीं होता। आज अगर मोदी सरकार चाहे कि इमरजेंसी लगाए तो उनके पास ये राइट नहीं है, राष्ट्रपति के पास है, मतलब रामनाथ कोविंद जी के पास है। लेकिन रामनाथ कोविंद जी भी नहीं लगा सकते क्योंकि उनको परमिशन लेनी होगी कैबिनेट मिनिस्टर से, वो भी रिटन नोटिस। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने 1975 में 1975 में लगाया था तो किसी को नहीं पता था, इवन उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर से कोई कंसर्न नहीं किया था और कोई राष्ट्रपति को भी नहीं पता था। सुबह बस उन्होंने राष्ट्रपति को कहा कि घोषित कर दीजिए कि इमरजेंसी लग गई है। तो इस तरह का जब कंडीशन हुआ तो फिर से 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में साफ साफ बोल दिया गया कि अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएगा, पहली बात तो सिर्फ प्रेसिडेंट ही लगाएगा, प्रधानमंत्री को इसकी राइट नहीं है। दूसरी चीज, अगर प्रेसिडेंट लगाना भी चाहते हैं तो वो तभी लगा सकते हैं जब उनको रिटन नोटिस दिया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा। ऐसा नहीं कि कल को कैबिनेट मिनिस्टर बोल दे और प्रेसिडेंट लगा दे, नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर को एक रिटन नोटिस देनी पड़ेगी कि हाँ इमरजेंसी लगाना है, तभी जाके राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाएंगे, नहीं तो इमरजेंसी नहीं लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज इसमें है कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन, मैं इसको रब कर रही हूं, आई होप आप लोग लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो वापस बैक जाओ, पॉज करो और लिख लो। देखिए
दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमें हमेशा याद रखना चाहिए। पहला तो है आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 और दूसरा है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। 42 4 + 2 क्या होता है 6, याद रहेगा। 4 + 4 क्या होता है 8। देखिए 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में काफी चेंजेस हुआ था, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था, जो भी गलतियां हमसे 42 में हुई थी उसको सुधारा गया 44 के द्वारा। नेक्स्ट यहां पे आता है कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कह चुका है कि अगर भारत पे मान लो जम्मू एंड कश्मीर में लगाना है या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लगाना है इमरजेंसी, वहां पे प्रॉब्लम है, कल को अगर बंगाल में प्रॉब्लम है तो क्या सरकार पूरे भारत में लगा देगी इमरजेंसी? ऐसा नहीं है। अगर जिस भी एरिया में प्रॉब्लम होता है, मान लो इस एरिया में प्रॉब्लम है, ये है वेस्ट बंगाल, तो सरकार सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही लगा सकती है इमरजेंसी। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम है तो सरकार पूरे भारत में इमरजेंसी लगा दे। ये कौन सा अमेंडमेंट में बोला गया था, तो याद रखिएगा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में साफ साफ बोल दिया गया था कि कोई अगर छोटा मोटा एरिया है, लिमिटेड एरिया में भी, तो भारत सरकार जो है वो इमरजेंसी लगा सकती है। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको पूरे भारत में लगाना हो, क्योंकि हमें पता है इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स आपकी खत्म हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आई होप अभी तक आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट जो सेशन आएगा, ये तो पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं उसको आपको सॉल्व कर दूंगी अगर आपको कोई भी रिलेटेड डाउट होगा तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल इमरजेंसी में और क्या क्या हमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट मैंने आपको अच्छा एक और चीज देख लीजिए, 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 है ना, इसका मतलब ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया था उस समय, 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में कह दिया था इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब क्या है, बहुत बड़ी बात है। देखिए एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, सिंपल बात है। यहां पे कह दिया था कि हम अगर जो लगाए हैं इमरजेंसी उस पे वो इम्यून होगा जुडिशियल रिव्यू से, मतलब सुप्रीम कोर्ट कोई सवाल नहीं पूछेगा कि हमने इमरजेंसी क्यों लगाई। तो उन्होंने ये अमेंड कर दिया था 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा कि इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, मतलब कोई भी इमरजेंसी लगाई जाएगी तो हमारा जो हीरो है सुप्रीम कोर्ट वो नहीं आ सकता, वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो भैया अगर वो हीरो है तो ऑब्वियसली उसके पास दिमाग है। तो उसने क्या किया, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जारी कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर इमरजेंसी लगेगा तो वो जुडिशियल रिव्यू में आएगा। जैसे ही इमरजेंसी अगर कोई भी सरकार लगाएगी तो उनको ये देना पड़ेगा रीजन कि उन्होंने इमरजेंसी क्यों लगाई थी, क्या वो इमरजेंसी लगाना जरूरी था उस वक्त या नहीं। तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने वापस कह दिया कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू जो होगा ये इम्यून नहीं है। अगर आप नेशनल इमरजेंसी कोई भी इमरजेंसी लगाते हो तो आपको जुडिशियल रिव्यू में आपका डिसीजन आएगा, हम आपसे सवाल पूछेंगे। सिंपल बात है भाई, वरना क्यों उसको फिर कॉन्स्टिट्यूशन या ग्रांटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता अगर सारा काम पार्लियामेंट ही कर लेता तो। चलिए, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन कि इमरजेंसी को अप्रूव कौन करता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल। शायद थोड़े साउंड आ रहे होंगे तो सॉरी फॉर दैट। पार्लियामेंट्री अप्रूवल मतलब कि पार्लियामेंट में कौन अप्रूव करता है। देखिए जब ये जारी हो जाता है कि हमें इमरजेंसी लगानी है, तो जिस डेट से बोला जाता है कि हाँ इमरजेंसी लगानी है, तो सरकार के पास 1 महीने का टाइम होता है, 1 मंथ का टाइम होता है कि वो पार्लियामेंट से अप्रूव कराए। अब पार्लियामेंट से अप्रूव कराए तो कौन सा हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अप्रूव कराना होता है, तभी जाके इमरजेंसी लगती है। ठीक है, याद रखें इमरजेंसी लगाने के लिए दोनों हाउस की सहमति जरूरी होती है। और साथ साथ कितने महीने का टाइम होता है, मात्र 1 मंथ, 1 महीने का टाइम होता है। लेकिन जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस वक्त ये 1 महीने का टाइम नहीं था, 2 महीने का टाइम था। उस वक्त कितने महीने का टाइम था, 2 महीने का टाइम था। तो 2 महीने के टाइम में तो बहुत ज्यादा टाइम मिलता है सरकार को, ज्यादा टाइम मिलेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इससे इसको चेंज करके 1 मंथ कह दिया गया और बोला गया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अप्रूव लेना बहुत जरूरी है। ठीक है,
नेक्स्ट ये मान लीजिए कि इमरजेंसी लग रही है और उस समय लोकसभा डिसॉल्व हो गया है, मतलब लोकसभा नहीं है, तब इमरजेंसी कैसे अप्रूव होगी? तो इसके लिए बोला गया कि भाई जब अगर इमरजेंसी लगती है, और ये कब बोला गया था? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। देखिए बहुत सारे जो अच्छे अच्छे काम है ना वो 44 में हुई थी, जो भी गलतियां हुई है उसको सुधार लिया गया था। तो 44 में बोला गया कि अगर ऐसा कंडीशन आता है कि लोकसभा डिसॉल्व हो रहा है तो उस वक्त लोकसभा को 30 डेज मतलब 30 दिन तक, जब तक नई लोकसभा नहीं आती तो 30 दिन तक इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा और लोकसभा वहां पे रहेगा जो डिसीजन लेगा कि इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी को अप्रूव करेगा, क्योंकि इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए दोनों हाउस का जरूरत होता है ना। तो लोकसभा डिसॉल्व है तो फिर अप्रूव कैसे मिलेगा? अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो उस वक्त बोला गया कि नहीं, अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो 30 दिन तक, जब तक कोई नई लोकसभा नहीं आती तो 30 दिन तक लोकसभा का टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाता है 30 डेज तक। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। दूसरा चीज देखिए बहुत मजेदार था कि अब अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो पहले जब नेशनल इमरजेंसी लगती थी ना तो वो 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल मतलब चल रहा है, जितना चलाना है सरकार को चला रही है नेशनल इमरजेंसी में। और नेशनल इमरजेंसी में आपका तो फंडामेंटल राइट्स है नहीं, तो आप तो कभी कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो, भैया नेशनल इमरजेंसी है क्या कर सकते हो। लेकिन फिर से 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में चेंज किया गया कि ठीक है, अगर मान लो, मैं यहां पे मिटा दे रही हूं, आप लोग लिख लेना कि नेशनल इमरजेंसी जनवरी में लगता है तो जनवरी से 6 महीना मतलब जुलाई। नेशनल इमरजेंसी आप लगा रहे हो तो इनडेफिनेट पीरियड, इनडेफिनेट पीरियड का मतलब है जब तक चाहो तब तक लगा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया तेरे को 50 साल लगाना है, तुम 50 साल लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पे एक कंडीशन रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप इमरजेंसी लगाते हो तो हर 6 महीने पे, हर 6 मंथ पे उसको फिर से अप्रूव करवाना पड़ेगा और फिर से पास करवाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर सरकार जनवरी में लगाती है नेशनल इमरजेंसी तो जुलाई में उनको फिर से इमरजेंसी को अप्रूव करवाना पड़ेगा लोकसभा और राज्यसभा से। ये देखना पड़ेगा क्या अभी भी इमरजेंसी की जरूरत है, और अगर जरूरत है तो ही वो लगा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर जरूरत नहीं है तो इमरजेंसी को हटा देना चाहिए। तो क्या होगा? फिर से सरकार को अप्रूवल लाना होगा, बिल लाना होगा, पास करना पड़ेगा। समझ आया? लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले एक बार अप्रूव हो गया तो बस अब वो लोग लगाए जा रहे, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी लोगों को। लेकिन यहाँ पे बोला गया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कि ऐसे नहीं है, आप लगाइए, जिंदगी भर लगाइए इमरजेंसी, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि हर 6 महीने पे आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। रिन्यू का मतलब क्या होता है? आपको फिर से पास करवाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन है। अगर सिचुएशन नहीं है तो आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते। आई होप यू पीपल हैव क्लियर, आइडिया मिल गया काफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो इमरजेंसी लगती है वो किस मेजॉरिटी के द्वारा लगती है। देखिए पहले जब ये इमरजेंसी लगती थी तो सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी थी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? 50% + 1। ठीक है, जैसे अगर 100 लोग हैं तो 51 लोग अगर वोट देंगे तो इमरजेंसी लग जाएगी। लेकिन अब 44 में फिर से चेंज किया गया और बोला गया भैया इमरजेंसी लगा रहे हो तुम और सिंपल मेजॉरिटी से लगाओगे, ऐसे कैसे हो? ऐसे तो नहीं होगा। तो उन्होंने कहा स्पेशल मेजॉरिटी आएगी। तो अब जब इमरजेंसी अगर लगानी होगी मोदी सरकार को तो वो स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा ही लगा सकती है, या आने वाले किसी भी फ्यूचर में सरकार को लगानी होगी तो उनको स्पेशल मेजॉरिटी लगाना, मतलब 2/3 मेंबर का चाहिए। 2/3 मेंबर लाने में तो बहुत हालत खराब हो जाएंगी सरकारों की। तो इसलिए ये जानबूझ के किया गया, प्रोटेक्ट किया गया सिटीजन ऑफ द इंडिया का जो राइट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके जो रूल्स है, उनके जो रेगुलेशन है। तो याद रखिएगा पहले जो मेजॉरिटी लगती थी वो सिंपल मेजॉरिटी में लगती थी, लेकिन अब जो अगर आपको लगाना है इमरजेंसी तो स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा ही लगा सकते हो, सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। आई होप क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देख लिया कि ये इमरजेंसी लगती कैसी है। अब ये देखना है कि इमरजेंसी को हटाते कैसे हम लोग। ठीक है, इमरजेंसी को हटाने के लिए क्या करना होता है? तो जब इमरजेंसी को हटाना पड़ता है तो यहां पे 1/10 का मतलब होता है कोरम। 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, देखिए यहां पे कोरम को भी हम 1/10 बोलते हैं।
तो यहाँ पे जो लोकसभा है, लोकसभा के 1/10 मेंबर जो होते हैं वो पास करते हैं डिसअप्रूव करने के लिए कि भैया हमें डिसअप्रूव करना है, हटाना है। ठीक है, आप लोग मुझे डेफिनेशन बताइएगा कि कोरम का डेफिनेशन क्या होता है, ये जरूर लिख के बताइएगा। ठीक है, और लोकसभा का क्या पावर होता है ये भी बताइएगा। लोकसभा राज्यसभा के ऊपर मेरा सीरीज बना हुआ है, उसको जाके देखिए। अब अगर मान लीजिए कि लोकसभा डिसॉल्व हो गया, लोकसभा उसमें नहीं है या स्पीकर नहीं है, तो कौन डिसीजन लेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास जाया जाएगा और प्रेसिडेंट यहाँ पे सेशन करेंगे 14 डेज का, 14 दिन का सेशन होगा और वहां पे डिसअप्रूव कर दिया जाएगा। तो एक यहाँ पे डिफरेंस आप देखिए कि जब आपको इमरजेंसी लगाना था, जब इमरजेंसी लगाना था तो लोकसभा राज्यसभा दोनों की जरूरत थी, लेकिन जब इमरजेंसी को हटाना है तो सिर्फ लोकसभा। तो अगर यहाँ पे बोल देगा कि रिवोकेशंस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव बाय हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अगर बोल देगा, हाउस में दोनों हाउस आते हैं, तो याद रखिएगा इमरजेंसी को हटाने के लिए सिर्फ लोकसभा की जरूरत होती है, राज्यसभा की जरूरत नहीं है। लेकिन जब लगाना होता है तो दोनों हाउस की जरूरत होती है। ओके, नेक्स्ट, जब हमें इमरजेंसी लगाना होता है तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, लेकिन इमरजेंसी को जब हटाना है तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तो बहुत छोटी डिफरेंस नहीं है, ये बहुत बड़ी डिफरेंस है और यहीं पे कंफ्यूजन होगा। जब कोई चीज इंपोज करना है, याद रखिए इमरजेंसी कोई आसान चीज नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो जब किसी चीज को इंपोज करना है तो स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए ना, सबकी राय होनी चाहिए। लेकिन जब हटाना है तो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा आप उसको हटा सकते हो। और कौन हटाएगा? लोकसभा, और 1/10 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको अप्रूवल डिसअप्रूवल काफी कुछ बता दिया। नेक्स्ट मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट तो आपको पता है, फंडामेंटल राइट्स चले जाते हैं लोगों के, सेंटर स्टेट रिलेशंस भी थोड़े से वैसे हो जाते हैं, स्टेट असेंबली, विधानसभा, विधान परिषद में प्रॉब्लम होते हैं। एक चीज मैं आपको बताती हूं कि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बोला गया था कि दो फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो इमरजेंसी के दौरान मतलब इमरजेंसी के पीरियड में दौरान आप सिटीजन से नहीं ले सकते। लेकिन 1975 में इंदिरा गांधी ने वो फंडामेंटल राइट्स भी छीन लिया था। कुछ समझ आया? मतलब 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा बोल दिया गया था कि ये दो फंडामेंटल राइट्स अगर आप इमरजेंसी लगाते भी हो तो जरूरत नहीं है, आप इसको नहीं लोगे। वो कौन से दो फंडामेंटल राइट्स है जो आपसे नहीं लिए जाते अगर कल को इमरजेंसी लगेगा? प्लीज कमेंट सेक्शन बताइए। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखिएगा कि 3 बार नेशनल इमरजेंसी हो चुकी है, आप सबको पता ही है। 1962, 1971, 1975। 62 चाइना के संग, 71 पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है आपका, और 1975 में तो इंदिरा गांधी ने ही लगाया था। तो 62 और 71 वाला ये आपका था एक्सटर्नल इमरजेंसी, क्योंकि ये बाहर के लोगों से हम लड़े थे। लेकिन 75 वाला था आपका इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी में यहीं तक पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट जो सेशन आएगा वो आएगा रिलेटेड आपके स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी से। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज पूछिए कमेंट सेशन में, और जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पॉलिटी सीरीज का लिंक दे दूंगी और पॉलिटी के क्वेश्चंस भी स्टार्ट हो गए हैं, तो प्लीज उसको पढ़िए। साथ ही साथ बहुत अभी रिसेंटली न्यूज आ रहा है कि एसएससी के एग्जाम नहीं कराए जा रहे हैं, एनटीपीसी के एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि प्लीज वो जल्दी से जल्दी डेट निकाला जाए एनटीपीसी का, एसएससी का। और मैं बच्चों से यही कहती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को मत हैम्पर होने दीजिएगा किसी भी कारण से। प्लीज अपना पढ़ते रहिए, क्योंकि कल ये ना हो कि आपको एग्जाम का डेट मिल जाए और आप बाकी चीज में फालतू में आप ये एग्जाम ना कर पाओ या नहीं प्रिपरेशन हो। तो अपने प्रिपरेशंस पे ध्यान दीजिए और अच्छे से अच्छे पढ़िए। ठीक है, और आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।